नगरी में सीएनजी सिलेंडर फटने से हादसा, 2 बच्चों की हुई मौत, एक की हालत गंभीर। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। दिलशाद गार्डन में फंदे से लटके मिले भाई बहन, किराए के फ्लैट में रहते थे दोनों। पुलिस कर रही है मामले की जांच। आनंद विहार में फुटओवर ब्रिज का एस्केलेटर खराब, बुजुर्ग और महिलाओं को हो रही है परेशानी। भारी सामान लेकर चढ़ने वालों को भी गिरने का रहता है डर। दयालपुर पुलिस ने सुलझाई लूट की वारदात, 2 शातिर लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 25,000 नगद, स्कूटी और हथियार हुए बरामद। जोनल चुनाव से पहले एक्शन मोड में मुकेश बंसल, करदमपुरी में गिरवाई अवैध 6 मंजिला इमारत। पार्षद ने कहा, बिल्डिंग माफिया की लापरवाही से जाती है लोगों की जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। सुंदर नगरी इलाके में मकान के ग्राउंड फ्लोर पर बने गोदाम में धमाके के साथ सीएनजी सिलेंडर फटने से 3 बच्चों समेत 4 लोग बुरी तरह झुलस गए। तीनों बच्चे सगे भाई हैं। हादसे के बाद सभी को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें 4 साल के अब्बास और 8 साल के साकिब की इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं 9 साल का रजा और 25 साल के अरशद की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के वक्त बच्चे गली में खेल रहे थे। अरशद गोदाम के अंदर काम कर रहा था। धमाके से गोदाम का 2 दरवाजे वाला लोहे का गेट उखड़कर सामने वाले मकान की दीवार से टकराया। इससे सटे मकान की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। पड़ोसियों के मुताबिक ये गोदाम कबाड़ी इकराम का है, जिसकी दुकान गली के बाहर है। वह यहां पर कारों के पुराने सिलेंडर रखता है। पड़ोसियों का आरोप है कि गोदाम से गैस की बदबू आती थी। पुराने सिलेंडरों से भरी हुई बची गैस को अरशद गोदाम के अंदर निकालकर एक सिलेंडर में इकट्ठा करता था। ये भी आरोप है कि ऐसा कुछ करते वक्त ही माचिस जलाने पर हादसा हुआ। नगरी थाना पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद हादसे की सही वजह सामने आ पाएगी। वहीं गोदाम मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सिलेंडर का ये गोदाम है और किवाड़ पैक थे, मतलब बंद थे। और उसके बाद जो है ना, एकदम धड़ाक देखने आवाज, बहुत टायर से भी ज्यादा आवाज, जो टायर फटता है ना गाड़ी का, उससे भी ज्यादा तेज आवाज थी। जब नीचे उतर के देखा तो एक बच्चे में आग लग रही। 3 बच्चे थे, जिसमें मेरा नमाज़ा वो 1 मिनट पहले ही यहाँ से निकल के ऊपर चढ़ा। ये एक सिलेंडर का गोदाम है सीएनजी का, जो कि गाड़ी कटती है उनका स्क्रैप का गोदाम होता है। बाद में वो गाड़ी में कहीं से कोई गैस लीकेज हुई है, उससे ये हादसा हुआ है। सिलेंडर का पता नहीं चल पा रहा क्लियर एकदम, लेकिन अभी जो जिस तरह के हालात देखे हैं उस तरह से दरवाजे को ब्लास्ट करके, दरवाजा बंद थे और दरवाजे ब्लास्ट करके दरवाजा पूरा टूटा है और उसमें एक बच्चे की इंजरी हुई। देखिए, कई जगह पे पिछली बार भी 2-3 हादसे हो चुके हैं। इसमें प्रशासन ने पिछली बार भी 2-3 बार शिकायतें करी गई थी। ये प्रशासनिक मामला है। आज ये बड़ा हादसा हुआ है, इसमें इंजरी हुई है। सिलेंडर फट गया था, हम लोग यहाँ बैठे थे, बच्चे नीचे खेल रहे थे और वो फट गया एकदम से। एक लड़का उड़ गया था तो उसकी ज्यादा सीरियस था, वो नहीं रहा। क्या नाम है उस बच्चे का? साकिब। तीनों बच्चे आप ही के परिवार के हैं? हाँ, मेरी बहन के लड़के। शाहदरा के दिलशाद गार्डन में भाई बहन के शव फ्लैट के अंदर फंदे से लटके मिले। मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के फतेहपुर चक निवासी वीरेश और उसकी बहन चिंकी के रूप में हुई है। कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। दिलशाद गार्डन में किराए पर रहते थे। पुलिस टीम खुदकुशी के कारणों की पड़ताल करने में जुटी है। जानकारी के मुताबिक दिलशाद गार्डन के डी पॉकेट में स्थित फ्लैट से बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने कॉल कर पुलिस को सूचना दी। फ्लैट के दरवाजे अंदर से बंद थे। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद फ्लैट खोलने पर एक युवक और युवती का शव फंदे से लटका मिला। इनकी पहचान भाई और बहन के रूप में हुई है, जो 2021 से इस फ्लैट में किराएदार के रूप में रह रहे थे। युवक की उम्र 22 साल और युवती की उम्र 30 साल बताई जा रही है। क्राइम टीम और एफएसएल टीम ने घटनास्थल का दौरा किया है और मौके की वीडियोग्राफी की गई है। इसमें मैं कल लेट नाइट में यहाँ पहुँचा मैं, तो पूरे इसमें स्मेल आ रही थी।
जब मैं घर पहुंचा तो घर वाले भी बोल रहे थे कि 4-5 दिन से यहाँ पे स्मेल आ रही है। तो मैं थका हुआ था तो सो गया। सुबह 7:30 के करीब मैं दूध लेने के लिए जा रहा था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्मेल थी। हम लोग घर के बाहर ही अगरबत्ती जला के या रूम फ्रेशनर यूज़ कर रहे थे थोड़ी स्मेल वगैरह दूर करने के लिए। उसके बाद हमारे पड़ोसी साहब आए, उन्होंने भी बोला कि यार स्मेल ज़्यादा आ रही है, कुछ मतलब कि संगीन मामला लग रहा है, तो पुलिस को कंप्लेंट कर देते हैं। तो पुलिस को कॉल किया मैंने। उसके बाद पुलिस मौके पर आई, फायर ब्रिगेड भी थी। उन्होंने इसके बैक साइड वाला दरवाज़ा तोड़ा, जहाँ पे 2 बॉडी पंखे से टंगी हुई मिली। बॉडी में पूरी स्वेलिंग थी, नीले रंग की पड़ चुकी थी और पूरी बॉडी में से डिकम्पोज होकर मवाद वगैरह पूरा बहता हुआ घर के बाहर तक फैला हुआ था। सुनने में तो आया है कि जो भाई था वो कहीं IT में एनालिस्ट का काम करता था और बहन कुछ कोर्स की तैयारी कर रही थी। ये नहीं, शादीशुदा नहीं, ये भाई बहन बताए जा रहे हैं और बागपत बड़ौत साइड से रहते हैं लोग। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार और कौशाम्बी के बीच बने फुटओवर ब्रिज पर लगा एस्केलेटर सालों से खराब पड़ा है, जिसकी ना तो मरम्मत करवाई गई है और ना ही इसे हटाया गया है। लोगों का कहना है कि एस्केलेटर की ना तो सफाई होती है, ना ही कोई देखरेख होती है। लोग भारी सामान लेकर सीढ़ियां चढ़ते हैं, जिससे संतुलन बिगड़ने का डर बना रहता है। बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। लोगों का कहना है कि या तो एस्केलेटर को सही किया जाए या फिर पूरी तरह से हटा दिया जाए, ताकि लोग सुरक्षित तरीके से आ जा सके। ये गिर जाते हैं, रपड़ते हैं बहुत ज्यादा। नहीं मैडम, हाँ 2 दिन 3 दिन बाद अप डाउन करते हैं हम। जगह कौन सी है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है मैडम, कोई ना सफाई है ना, इतनी बदबू आती है, बहुत ज्यादा स्मेल आती है, बहुत बेकार है, काम नहीं कर चलता मैडम, बिल्कुल बेकार है मैडम, बिल्कुल ही। सामान लेकर जब आते जाते दिक्कत होती है मैडम, बहुत दिक्कत होती है सामान उतारने में, एकदम वो होता है हाइफर, क्या कैसे करें कैसे नहीं कर रहे हैं। मतलब इसे सही होना चाहिए, स्टीयरिंग इलेक्ट्रिसिटी लगवाएं तो ज़्यादा अच्छा है, बच्चों के लिए कंफर्टेबल रहेगा। हाँ जी, खराब है ये। डेली आते हैं, परेशानी है, रोज उतरना भीड़ भाड़ में। हाँ जी। खराब कितने टाइम से? काफी महीने हो गए, साल हो गए। प्रॉब्लम में चला नहीं जाता, लेकिन मजबूर में आना पड़ता है। और एक्सीलेटर तो इन्होंने सब खराब कर रखे हैं, यहाँ सामान बढ़ाया हुआ है। क्या होना चाहिए, अब ठीक होना चाहिए? ये ठीक होना चाहिए मैम। हाँ मतलब बुजुर्गों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि हम आ सकें। खराब हुई तो मेरे ख्याल में 1 साल से ज़्यादा ही हो गया, कुछ सुनता नहीं है और सामान भरा हुआ है इसी में। जी मैम, हाँ बिल्कुल, चढ़ने में बहुत परेशानी होती है, सांस भी फूल जाता है और चढ़ते वक्त घुटनों में दर्द है तो बड़ी मुश्किल से आया जाता है। ये वही आनंद विहार कौशाम्बी बस स्टैंड वाला, और आज से नहीं मैडम 3 साल से भी ज़्यादा हो गया, इसे कोई ध्यान ही नहीं है। देखिए किसे कचरा पड़ा हुआ है इसके अंदर, बहुत, देखिए कितना गंदा है यहाँ पे, कितना रेपर पड़े हैं, मतलब सालों से कोई इस पे केयर ही नहीं करता। होना क्या चाहिए, क्योंकि काफी यात्री यहाँ पर आते हैं। जी, इसे तो प्रॉपर तैयार होना चाहिए, कम से कम ये रनिंग में तो रहे, किसी का लगेज होता है, अगर खाली है आदमी तो चलो स्टेयर से भी जा सकता है, किसी का लगेज है, कितना प्रॉब्लम है बच्चे को, बुजुर्गों को, किसी का ध्यान ही नहीं है मैडम इस पर। सामान लेके लोग चलते हैं यहाँ पे, वैसे ही सर पे उठा के ले जाते हैं। आप डेली अप डाउन करते हैं? जी, मैं दिल्ली का पैसेंजर हूँ। कंडीशन खराब है बहुत, 3-4 सालों से ऐसा ही है। दयालपुर पुलिस ने बंदूक की नोक पर लूट की गुत्थी को सुलझाते हुए 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 25,000 रुपए नगद, लूटे गए दस्तावेज, एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी बरामद की गई है। ये लूट नेहरू विहार के राजकीय बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास हुई थी, जब ब्रह्मपुरी निवासी मुकुल शर्मा, जो SBI का अधिकृत सेवा केंद्र चलाते हैं, दिन भर की कमाई के साथ घर लौट रहे थे। तभी स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने बंदूक दिखाकर उनका बैग लूट लिया, जिसमें 1 से 1.5 लाख नगद और जरूरी दस्तावेज थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी इंस्पेक्टर परमवीर दहिया के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने 50 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की पहचान की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नेहरू विहार के रहने वाले रिजवान और आसिफ के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया है। इनके पास से 25,000 नगद, दस्तावेज, हथियार और स्कूटी बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि लूट की बाकी रकम की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। MCD के जोनल कमेटी के चुनाव सोमवार को होने वाले हैं, लेकिन शाहदरा नॉर्थ से डिप्टी चेयरमैन पद के उम्मीदवार मुकेश बंसल अभी से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने करदमपुरी वार्ड में बनी एक अवैध 6 मंजिला इमारत को रुकवाकर उससे खंडित करवा दिया।
संवाददाता से बातचीत करते हुए मुकेश बंसल ने बताया कि यह इलाका उनका पार्षद क्षेत्र है और जोनल चुनाव के बाद जब उनकी जिम्मेदारी बढ़ेगी तब वे और भी सख्त एक्शन लेंगे। उन्होंने साफ कहा कि जैसे उन्होंने इस इमारत पर कार्रवाई की वैसे ही आगे भी बिल्डिंग माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आरोप भी लगाया कि ये बिल्डिंग माफिया जनता की जान से खिलवाड़ करते हैं, लेंटर के अंदर ठीक प्रकार का सरिया और सीमेंट में कंजूसी करते हैं, जिसके बाद वे इमारत भूकंप के झटके तक नहीं झेल पाती और गिर या झुक जाती है। 6 मंजिल बिल्डिंग अवैध, जो वैध है उसका तो विषय कुछ नहीं है। मेरे यहाँ मैंने भी तुड़वाई भी है, मैं आपको फ़ोटो दिखलाऊंगा। 6ठी मंजिल जो कि बिल्कुल सरासर गलत है, नीचे काम करते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है, जब बरसात में गिरती हैं मजदूर या जो रहने वाले हैं बच्चे जब मर जाते हैं, जिनका मरता है उनके दिल से पूछो। बिल्डर लोग जो केवल लाख 2 लाख 4 लाख के लालच में आकर के उसको बना देते हैं और फटाफट खींच करके काम जो है वो ख़त्म कर देते हैं, गरीब आदमी मरता है। तो वो मेरा फोकस रहेगा एंक्रोचमेंट का और 6ठी मंजिल अवैध बिल्डिंग का। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर की गली नंबर 11 और 12 में लोग पीने के साफ पानी के लिए परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद विधायक एक बार भी इलाके में नहीं आए। इलाके में बेहद गंदा पानी आ रहा है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं और उन्हें मजबूरी में बाहर से पानी खरीदना पड़ रहा है। पानी सप्लायर ज़्यादा पैसे वसूल रहे हैं। जो केन 20 रुपए की होती है वे पहली या तीसरी मंजिल पर 40 रुपए से 50 रुपए में दी जा रही है। लोगों का इस वजह से काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक निवासी ने बताया कि उन्हें पानी का बिल भी भेजा गया है, जबकि वे पानी इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि ये तो वैसा ही है जैसा बत्ती गुल मीटर चालू। इलाके में पानी की समस्या को लेकर लोगों में नाराजगी है। समस्या पर विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने कहा है कि इस संबंध में अब तक कोई जानकारी या शिकायत उन्हें नहीं मिली है। ये मामला अब उनके संज्ञान में आया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि पानी की समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। पानी तो यहाँ जी सालों हो गए, पानी से तो इतने दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। आएगा भी कभी तो ऐसे कीचड़ आ जाएगी जैसे कि नाली का पानी आ रहा है। पानी सारा बाहर से खरीद के आदमी, गरीब आदमी कहाँ से पानी पी लेगा बाहर आके। 20 रुपये 30 रुपये की गैलन लेगा, पानी पिएगा, वो कैसे गुजारा कर लेगा अपना। ये एक्स्ट्रा चार्ज भी लेता है कौन? ये जो पानी जहाँ से आप लेके आते हैं क्या उसका एक्स्ट्रा चार्ज? दूध ऐसा है जी, देखो अगला पानी खरीद के लाता है तो महंगा 20 रुपये की बोतल, तो यहाँ से खरीदो और बाकी 30 रुपये की बोतल खरीद घर पे पहुँचाएगा 30 रुपये लेता है। समस्या तो सर बहुत है पानी की, आता भी है तो ऐसी बदबू आती है जैसे कि नाले का पानी आ रहा है। बात तो देखो सर, जो मेहनत करेगा वो तो एक्स्ट्रा पैसा लेगा ही लेगा। अब बंदा कैन यहाँ पे बेच रहा है, यहाँ से आप 20 रुपये की ले लो। अब जो बंदा मेहनत करेगा, चढ़ाएगा, लेके जाएगा, स्कूटी का पेट्रोल फूकेगा तो वो 10 रुपये तो एक्स्ट्रा लेके लेगा सर। कई बार बोल चुका हूँ जी, मैं तो बीजेपी का एक जानकार हमारा, उसको बुलाया था मैंने, उसको भी बोला, मैंने समस्या दिखाई भी, लेकिन कुछ हल हुआ नहीं। मतलब ऐसे पानी नहीं आया, ऐसे ही रहा। बिल्कुल एक भी पानी नहीं है हमारे पास। तो कई जगह आ रहा है तो बहुत गंदा आ रहा है पानी। सर मैं तो मान लो कि 3-4 साल से देख रहा हूँ कि दिक्कत है यहाँ पे। अभी विधायक फंड से ना यहाँ पे लाइन डलवाई गई थी गली नंबर 12 में, तो लाइन तो डल गई पर उसमें पानी नहीं छोड़ा गया। पानी अगर छूटा भी तो वो गंदा छोड़ा गया। और ये इधर अगर देखेंगे तो ये गली नंबर 11 है, तो इसमें तो पानी की पाइपलाइन नहीं गया, पानी ही नहीं है, बिल्कुल पानी ही नहीं है। देखो मेरा मानना तो यह है कि दिल्ली जल बोर्ड को देखना चाहिए और पानी जनता तक पहुंचाना चाहिए। अब कितने वादे करें कि पानी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इंसान को पानी नहीं देंगे तो उसका जीवन कैसे चलेगा। पानी के बिल भी आप लोगों के पास? हाँ सर, पानी के बिल आ रहे, पानी नहीं आ रहा। मेन आपने बात अच्छी ये पूछी कि पानी के किसी का 1 लाख आ रहा है, किसी का 70,000 आ रहा है, मेरा खुद आ रहा है 41,000 रुपये का बिल है। पर मेरे यहाँ पे 3 साल से पानी नहीं आया, तो बिल किस चीज़ का आ गया। गली नंबर 11-12 नाला साइड की अगर आप बात कर रहे हैं, कोई कंप्लेंट आज की तारीख में दिल्ली जल बोर्ड या मेरे पास नहीं आई। आपके द्वारा ये चीज़ संज्ञान में आई है, जेई को बोल दिया गया है वो पानी के टाइम पर जाकर वहाँ पर चेक करेगा और चेक करके देखेगा पानी की सप्लाई यदि नॉर्मल नहीं है तो उसको नॉर्मल करेगा। इसी तरीके से दूसरा मुद्दा जो आपने उठाया शास्त्री गली का, कि वहाँ पानी साफ़ नहीं आ रहा, वहाँ पानी के जॉइंट को खोल के पानी की पाइपलाइन को फ्लश किया जा रहा है और फ्लश करने के बाद में लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा। मैं सर आखिरी सवाल,
हमने जब सर्वे किया तो ये जानकारी मिली कि इस पूरे विश्वास नगर में पानी की समस्या ज़्यादा आ रही है, तो इसको लेकर किस तरीके से आपका? देखिए, पानी की समस्या पूरी दिल्ली में, जितना दिल्ली को पीने का पानी चाहिए उतना दिल्ली में पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। इसलिए दिल्ली में कहीं ना कहीं पीने के पानी की थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा सबको पानी मिल रहा है। जहाँ पानी नहीं मिलता हमारे पास कंप्लेंट आती है, हम उस कंप्लेंट के ऊपर जो है अधिकारियों से चर्चा करके बात करके उस चीज़ को रेस्टोर करने का प्रयास करते हैं। गर्मियों की छुट्टियों का सीजन शुरू होते ही दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्टेशन परिसर में टेंट लगाकर आरक्षित और अनारक्षित टिकट के यात्रियों के लिए अलग अलग लाइनें बनाई गई हैं ताकि भीड़ को व्यवस्थित किया जा सके और भगदड़ जैसी स्थिति से बचा जा सके। ये टेंट होल्डिंग एरिया के रूप में काम करेगा, जैसे कि छठ पर्व के दौरान भी किया जाता है। यात्रियों ने बताया कि इस तरह के टेंट से उन्हें गर्मी में राहत मिल रही है। अगर टेंट को चेकिंग एरिया तक बढ़ाया जाता है तो और बेहतर रहता, क्योंकि वॉकिंग एरिया काफी बड़ा है और टेंट छोटी जगह में लगा है। एक यात्री ने बताया कि स्टेशन के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था तो है, लेकिन अगर बाहर भी ये सुविधा मिले तो लंबी लाइन में लगे लोगों को बहुत राहत मिलेगी। और क्या फायदा है यहाँ पे? फैसिलिटी मेट्रो का भी बढ़िया है यहाँ आने का। ये लोगों के लिए फायदा, धूप हो रहा है, इतना धूप पड़ रहा है इतना तेज़ का, उसके लिए फैसिलिटी बढ़िया ही है। लोगों को आने जाने के लिए दिक्कत नहीं हो। पहले भी थी ऐसी व्यवस्था या नहीं? पहले नहीं, अभी देखा है, मैं फर्स्ट टाइम आया दिल्ली। आराम है पब्लिक के लिए, ऐसे वहाँ भी लगाते ऊपर तो बहुत अच्छी बात है ना, जो मेट्रो से उतर के आती है पब्लिक। यहाँ से अब देखो थोड़ा राहत तो है पब्लिक को जाने में। किस चीज़ से बचाव ज़्यादा हो रहा है? गर्मी से, धूप से। अब यहाँ महसूस हो रहा है, नहीं पहले तो कभी नहीं था, पहली बार ही है। कहाँ से ट्रेन लेनी है आपको? अभी मुझे बिहार जाना, आनंद विहार की ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन बुक हो रखी है? हाँ, रिजर्व सीट। ये तो पब्लिक के लिए बहुत फायदेमंद लग रही है। कैसे फायदेमंद? जैसे यहाँ पे बगल में धूप बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ठंडी है, हवा भी चल रही है अंदर। अच्छा, लगता है और फैसिलिटी होनी चाहिए, कूलर वगैरह की व्यवस्था या पानी की व्यवस्था? हाँ, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की बहुत ज़रूरी है यहाँ पर या नहीं? पानी अभी तो नहीं देखे, लेकिन रहना चाहिए। नहीं, छठ के टाइम तो हम आए नहीं है, अंदिना में मतलब नहीं लगता है। क्या फायदा है इससे? गर्मी से? इससे गर्मी की वजह से आराम है। फायदा तो बहुत लग रहा है, इसमें आराम लग रहा है आने में। व्यवस्था नहीं हुई है यहाँ पर? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो क्या व्यवस्था है? अच्छा व्यवस्था, साफ सुथरा देखा हूँ, सही ठीक ठाक है। टेंट वगैरह लगाया गया? टेंट वेंट लगाया गया। कमी नजर आ रही है? हमें कोई कमी नजर आ रही है। तो पानी कूलर को और मजा आ जाएगा। फिर कहाँ पानी व्यवस्था, कूलर का व्यवस्था कहाँ है यहाँ पे? नहीं है यहाँ पे, होनी चाहिए था। पुष्पांजलि के समुदाय भवन में बीएनआई की ओर से एक रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप का आयोजन समाज सेवी सुशील तिवारी ने किया। इस अवसर पर युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। सुशील तिवारी ने बताया कि इस शिविर का मकसद सिर्फ समाज सेवा है। उन्होंने कहा कि एक यूनिट खून से 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस कार्यक्रम में समाज के बाकी लोग भी शामिल हुए। स्थानीय विधायक जितेंद्र महाजन ने कैंप का दौरा किया और कहा कि समाज की ऐसी सेवाओं से सरकार को भी मजबूती मिलती है। उन्होंने आयोजन समिति का धन्यवाद किया और सराहना की। मेडिकल कैंप और ब्लड कैंप लगाया है। इसमें सुबह 8:30 बजे से चालू हो गया था और काफ़ी लोगों में उत्साह है और बहुत लोग यहाँ ब्लड देने के लिए और मेडिकल टेस्ट कराने के लिए आ रहे हैं और ये हमेशा हम हर साल यहाँ कराते रहते हैं। और हमारे बीच में हमारे जो विधायक हमारे जितेंद्र महाजन जी का भी बड़ा हमारे पे इस संस्था में सहयोग रहता है, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इन कैंपों का ये फायदा होता है कि छोटे छोटे कैंपों से लोग अपने जैसे छोटी छोटी बीमारी होती है, शुगर है या बीपी है, इस तरीके की बीमारियों से जो आगे बढ़ती हैं उनको यहीं कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जनता को भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और इस तरीके के कैंप लगाए जाने चाहिए। मैं कहूँ तो ये जो कैंप जो बीएनआई और एक कदम स्वस्थ भारत की ओर दोनों संस्थाओं ने मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया और मैं तो ये कहूँगा कि रक्तदान महादान में मानकर चलता हूँ। बल्कि हमारे मोदी जी भी इस बात की तरफ कहते हैं कि उन्होंने तो 4 दान की तरफ बात किया, नेत्रदान और उन्होंने सबसे बड़ा दान अंगदान और ब्लड डोनेशन के लिए, और सबसे बड़ा उन्होंने वोट दान को भी एक दान बनाया। बीमारियों से रहना है दूर तो रक्तदान करें ज़रूर। मेरा 82 बार ब्लड डोनेट हो चुका है। हमें मालूम है एक डोनर से 4 लोगों की जान बचती है। एक ही यूनिट से हम 4 प्लेटलेट, होल ब्लड, पैक सेल और वाइट सेल एक ही यूनिट से बनते हैं। एक आदमी एक डोनेट करता है, हमारे 4 लोगों की जान बचाता है। समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेवारी है
उसका पूरा करने का अगर कोई उदाहरण देखना है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार युवा लोग जो एक साथ बिजनेस बढ़ाने के लिए काम करते हैं, मगर समाज के लिए जो उनकी जिम्मेवारी है तो दूसरी तरफ वो ब्लड डोनेशन भी कर रहे हैं बड़ी संख्या में। और निश्चित रूप से ऐसे सराहनीय कार्य जगह जगह पर होने चाहिए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के पूर्व महासचिव और वर्तमान सदस्य सरदार बलबीर सिंह की पत्नी सरदारनी आशीष कौर का शनिवार को निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा रविवार सुबह 10 बजे उनके विवेक विहार स्थित निवास से ज्वालानगर शमशान घाट तक निकाली गई, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और परिवार के साथ शोक साझा किया। बाद में गुरुद्वारा सिंह सभा झिलमिल में स्वर्गीय आशीष कौर की आत्मा की शांति के लिए अरदास और पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका, बीजेपी नेता दीपक गाबा, पूर्व विधायक नसीब सिंह, विधायक जितेंद्र महाजन सहित कई समाजसेवी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज बहुत दुखी दिन संगत सूचित करते हैं कि साडे सरदार बलबीर सिंह जी विवेक विहार उन्होंने धर्म पत्नी बीबी आशीष कौर जी अकाल चलाना कर गए ने। अज उन्होंने हुणे हुणे अंतिम संस्कार होया। बहुत बड़ा परिवार नूं ये विछोड़ा लगा। सरदार बलबीर सिंह नूं उन्होंने बच्चों नूं असीं गुरु चरनां 'च यही अरदास करते हैं कि परमात्मा उन्होंने बीबी आशीष कौर ने अपने चरण कमला निवास बख्शन। माता जी का कल देहांत हुआ और मेरी जो जानकारी हुई कि काफ़ी समय से बीमार थी। परसों मैं सरदार बलबीर सिंह जी से मिला तो किसी और कारण से था। तब उन्होंने बताया कि माता जी काफ़ी समय से बीमार हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और कल रात को जानकारी आई कि उनका देहांत हो गया और आज हम उनके यहाँ पर क्रीमेशन में सभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं। तो ये भी दर्शाता है कि सरदार बलबीर सिंह जी का कितना बड़ा एक सामाजिक दायरा है। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिव्याती होवना, जह जह रखे आप तह जाए खरोबना। इस महवाक के अनुसार हमारे सत्कार योग अंकल सरदार बलबीर सिंह जी की धर्मपत्नी सरदारनी बीबी आशीष कौर जो कि संसार से अलविदा कह गए हैं, परिवार को सदैव बिछोड़ा दे गए हैं। अभी अभी सारी संगत ने, रिश्तेदारों ने मिलकर के उनका संस्कार इस ज्वालानगर शमशान घाट में अभी थोड़ी देर पहले किया है और हम लोग सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। आप पीछे देख सकते हो ये सब इधर संगत है, इधर भी काफ़ी यहाँ पे संगत काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई है। सूर्यनगर इलाके में महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान द्वारा एक नए मैटरनिटी अस्पताल का उद्घाटन किया गया। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विजय कौशल महाराज उपस्थित रहे। आयोजकों ने बताया कि प्राइवेट अस्पतालों की ऊंची फीसों को देखते हुए अस्पताल आम लोगों को ध्यान में रखकर खोला गया है। यहाँ नॉर्मल इलाज का खर्च लगभग 25,000 से 30,000 रुपए तक होगा। अस्पताल में कुल 28 कमरे बनाए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को सुविधाएं मिल सके। महाराजा अग्रसेन संस्थान के तत्वावधान में मास हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। 2013 से हम महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान चला रहे हैं। तो इसके अंदर हम पैथोलॉजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ईको वगैरह करते थे। उसके बाद हमने लोगों की ज़रूरत को समझते हुए कि डॉक्टर को पूरा इलाज नहीं मिलता था मरीजों को, तो हमने ओपीडी की चालू करी। तो सभी एमडी डॉक्टर हमारे यहाँ पर हैं, लगभग 23 एमडी डॉक्टर हैं हमारे पर और मात्र 200 रुपये हम लोग फीस लेते हैं। और वही डॉक्टरों की फ़ीस अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में वो सेम डॉक्टर को दिखाएंगे तो 1500 रुपये फीस है। तो अब हमारे यहाँ जो भी मरीज आता है उसे हर तरह की कंप्लीट इलाज मिलता है। ब्लड टेस्टिंग, एवरी सारे टेस्टिंग पूरी होती है और डॉक्टर को दिखाने का मौका मिलता है। हमारा मकसद ये है यहाँ डिलीवरी और छोटे मोटे ऑपरेशन जहाँ भी कहीं हॉस्पिटल में जाएं। आजकल सर्जरी पहले होती है, नॉर्मल डिलीवरी होना बंद हो गया। हमारा प्रयास रहेगा मैक्सिमम नॉर्मल डिलीवरी हो, बहुत कम रेटों पर हो। आसपास के नर्सिंग होम में जो रेट है उनसे हाफ ये हमने तय किया। लगभग नॉर्मल डिलीवरी हम 25 से 30,000 रुपये चार्ज करेंगे। ये एक ऐसा पौधा लगाया गया था प्रभु की कृपा से 2013 के अंदर, जो आज फलीभूत हो रहा है और हम रोज़ प्रगति की तरफ अग्रसर हैं। इसके अंदर हमारी सेवा भावना ही है और इसी उद्देश्य से ये चलाया जा रहा है कि हम अच्छे से अच्छे उपचार लोगों को कम से कम कीमत पर मुहैया करा सकें और उसका लाभ लोग बड़े उससे ले सकें। ये हमारी एक इच्छा है इसके हॉस्पिटल के बनाने की।
प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो OPD जो 1000, 1500, 2000 रुपये डॉक्टरों की फ़ीस है, तो यहाँ पर मात्र 200 रुपये OPD की फ़ीस रखी गई है। और सारे ही डॉक्टर, जितने डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे वो MD डॉक्टर अवेलेबल हैं और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से यहाँ पे मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाया गया है। ये हॉस्पिटल बनाई सेवा के लिए है, ये समाज की सेवा को समर्पित है पूरा। तो इसमें हमारे जितने ट्रस्टी भाई हैं, विशेष तौर पे अनिल मित्तल जी, राम निवास जी, इनका विशिष्ट योगदान रहा है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।